हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 7। ये सेट नंबर 7 है। प्रीवियस सेट्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। अब आगे बढ़ूँ इस वीडियो में उससे पहले एक सवाल है जिसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। टमाटर क्या है? ये 4 विकल्प हैं आपके सामने, आप बताएं इसमें से कौन सा विकल्प सही है। टमाटर क्या है एग्जाम का पूछा हुआ ये प्रश्न है, तो आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पिछले वीडियो में मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, ये 4 विकल्प थे आपके सामने। तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, उनका सही है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स में। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है, मतलब P किसके लिए आया है, P का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ये पूछा है। तो DPT के वैक्सीन में देखो, D का मतलब होता है डिप्थीरिया, P का मतलब होता है पर्टूसिस और T का मतलब होता है टेटनस। ये सारे जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है ये सारे के सारे। तो हमारा आंसर यहाँ पर पर्टूसिस हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। पर्टूसिस को वुपिंग कफ भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखें। पर्टूसिस को वुपिंग कफ भी कहा जाता है। पर्टूसिस ये श्वसन तंत्र की बीमारी है। देखो पैंकोलाइटिस क्या होता है, जो बड़ी आंत है उसके जो 3 हिस्से हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो कोलोन, पूरे के पूरे कोलोन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसी को पैंकोलाइटिस कहा जाता है। पार्किंसंस ये ब्रेन डिजीज है, मस्तिष्क से संबंधित रोग है, मस्तिष्क का ये रोग है। N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। यह N2 गैस याद रखिएगा, N नहीं है, N2 है। गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। आधा मोल है आपके पास, द्रव्यमान बताना है। मोल कैसे निकालते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। मोल बराबर होता है मास ग्राम में और बट्टे में मोलर मास। मोलर मास, और ये मोलर मास कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना होता है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकाल करके उसी में क्या करना है, ग्राम लगा देना है। अगर मॉलिक्यूल है, अणु है, तो आणविक द्रव्यमान, और अगर परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान लिख करके उसमें हम क्या करेंगे, ग्राम लगा देंगे। अब देखो मोल हमें दे रखा है 0.5, यही मास हमें चाहिए। मोलर मास निकालने के लिए हम पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो इस नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। नाइट्रोजन एटम का 14 होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन अणु है तो 28 हो जाएगा। 28 इसका मॉलिक्यूलर मास है, आपको क्या करना है, इसमें ग्राम लगा देना है तो मोलर मास हो जाएगा। और यहाँ से मास बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू में 28, 14 ग्राम हमारा राइट आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है, सनलाइट को उसके 7 रंगों में कौन तोड़ सकता है, यही सवाल कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें ये 7 रंग मिलते हैं विविगियोड़। तो एक बार अपवर्तन यहाँ से होता है, एक बार अपवर्तन यहाँ से होता है और हमें ये 7 रंग मिलते हैं। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखें कि जो अपवर्तनांक है और तरंगदैर्ध्य है इसमें उल्टा रिलेशन होता है। या फिर आप यूँ बोल दो कि अलग अलग वेवलेंथ का जो लाइट है उसका जो अपवर्तन का कोण है वो अलग अलग प्राप्त होता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए हमें ये 7 रंग प्राप्त हो जाते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपने पढ़े हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्रिटियम। सारे में देखो परमाणु संख्या जो है, जो नीचे नंबर है वो है परमाणु संख्या। सारे में परमाणु संख्या बराबर है। तो परमाणु संख्या ये आंसर तो नहीं होगा, हमसे पूछा है कि अलग अलग होते हैं। जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोटॉन की संख्या सब में बराबर है। जो ऊपर वाली संख्या है वो देखो अलग अलग है, तो ये है द्रव्यमान संख्या। तो हमारा आंसर द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या सारे में एक 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 ही है, तो द्रव्यमान संख्या हमारा आंसर है। मान लो इसके स्थान पर अगर न्यूट्रॉन होता तो वो भी हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि सारे में देखो न्यूट्रॉन अलग अलग है। इसमें है एक भी न्यूट्रॉन नहीं, 0 न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन। तो समस्थानिक में क्या होते हैं कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, या फिर बोल दो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होते हैं। बी हमारा आंसर। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या होता है, जो पोल्यूशन इंडेक्स है उसमें जो SPM होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर।
सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, तो बी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है? तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया है? तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो जो प्लांट्स होते हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज, और वातावरण में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना। बायोडिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है अपघटन करवाना, सड़ाना, गलाना, अपघटन करवाना। और यहाँ बायो लगा हुआ है, मतलब हम यहाँ पर किसी जीव का इस्तेमाल करेंगे। तो जनरली यहाँ पर बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब के मदद से क्या होता है कि जो अपघटन होता है कार्बनिक पदार्थ का, खास करके उसी को हम लोग बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। यहाँ पर आप दो पदार्थ ध्यान में रखें जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो है प्लास्टिक और दूसरा है डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी का फुल फॉर्म है। ये दोनों जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब बैक्टीरिया, फंगस इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर कहीं पर प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ा हुआ है 100 साल तक भी वो प्लास्टिक का टुकड़ा जो वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा, इसका अपघटन नहीं करवाया जा सकता किसी जीव की मदद से। तो ये दोनों जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डीडीटी भी, जिसका इस्तेमाल जो है इंसेक्ट्स को मारने के लिए किया जाता है, डीडीटी का छिड़काव, ये भी क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, अपघटन करवाना, और इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत धारा की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से अपघटन करवाना। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, उनको तोड़ा जाता है जो उनके आयन्स होते हैं उनमें। जैसे यहाँ पर देखो, ये सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है, जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है, तो देखो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है, एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और यहाँ पर साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो ये है अल्कली, ये है क्लोरीन, इसलिए इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है। क्लोरीन का इस्तेमाल जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। क्लोरीन जो है ये रंगीन गैस है, जबकि हाइड्रोजन रंगहीन गैस है। क्लोरीन हरे पीले रंग की गैस है, क्लोरीन जो है ये हरे पीले रंग की गैस है, जबकि हाइड्रोजन ये रंगहीन गैस है। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? पीएच मान 7 से अधिक है। जो एसिडिक सोल्यूशन होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। जो बेसिक होता है इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। जो न्यूट्रल सोल्यूशन है इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। एसिडिक सोल्यूशन जैसे कि जो अम्ल होते हैं, बेसिक सोल्यूशन जैसे कि जो क्षार होते हैं, जैसे अभी आपने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रल सोल्यूशन जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। बफर सोल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। बफर सोल्यूशन हम लोग ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं, ऐसे विलयन को बोलते हैं जिसमें अगर आप थोड़े बहुत मात्रा में अम्ल या क्षार मिला दो तो पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो हम लोगों के बॉडी में ब्लड है ना, वो बफर सोल्यूशन है, ठीक है, वो बफर सोल्यूशन है। हम लोग अगर एसिड बेस थोड़ा सा अम्ल या फिर क्षार अगर हम कंज्यूम भी कर लेते हैं तो हमारे ब्लड के पीएच पे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसीलिए ब्लड जो है बफर सोल्यूशन है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस, तो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका फीवर, ये सारे जो है वायरल डिजीज हैं, और इन सब का जो वायरस है ये संचारित होता है एडीज एजिप्टी मस्कीटो के द्वारा। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। यहाँ केवल मस्कीटो है, आप एडीज एजिप्टी मस्कीटो ध्यान में रखें। ग्राफीन क्या है? तो जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ये सारे कार्बन के अप्रूप होते हैं, वैसे ही कार्बन का अप्रूप है ग्राफीन। तो ए हमारा आंसर। इसकी संरचना में आप ध्यान में रखना कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है। जैसे जो फुलरीन है उसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है, वैसे ही इसकी संरचना जो है हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है, यह कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है ये देखो, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर जिस पर किसी पदार्थ का ठोसीय अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है यानी इक्विलिब्रियम में रहती है, उसी को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। जैसे पानी के केस में, जल के केस में क्या होता है
0.01 डिग्री सेल्सियस और 0.006 ATM, इस टेम्परेचर पर, इस दाब पर जो पानी की तीनों अवस्थाएं हैं, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। तो पानी का ट्रिपल पॉइंट आप बोल सकते हो टेम्परेचर के सेंस में, टेम्परेचर के रूप में 0.01 डिग्री सेल्सियस, पानी का ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे आप 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में है, चाहो तो इसको कैलोरी में चेंज कर लो 273.15 जोड़ करके। और अगर आप प्रेशर के टर्म में बोलना चाहते हो तो ये बोलो 0.006 ATM। तो जनरली एग्जाम में जो है टेम्परेचर पूछा करते हैं, तो टेम्परेचर के बारे में आप ध्यान में रखें। 0.01 डिग्री सेल्सियस ये पानी का ट्रिपल पॉइंट है। कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का द्रव्यमान क्या है? 1 मोल के द्रव्यमान को ही हम लोग मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। 1 मोल के द्रव्यमान को ही हम लोग मोलर मास बोलते हैं। और मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मोलिक्यूलर मास निकालते हैं और उसमें ग्राम लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 40 है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन का परमाणु है, तो 16 तिहाई 48, तो 8 और 2 10, 4 5 4 9 और 10, एक हासिल जोड़ने के बाद 10, तो 100 ये मॉलिक्यूलर मास है। बट हमें मोलर मास चाहिए, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर ग्राम लगाना है। 100 ग्राम हमारा राइट आंसर। ये है मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये है मोलर मास। ये है एक अणु का मास, यह है 1 मोल अणु का मास, या फिर बोल दो मोलर मास। स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया और साइकॉन। स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, साइकॉन, साथ में ये यूप्लेक्टेला किस संघ के उदाहरण हैं, किस संघ के जीव हैं? यह है संघ पोडीफेरा के जीव। एनिमल किंगडम का पहला फाइलम पोडीफेरा, ये उसके सदस्य हैं, उसके जीव हैं। पोडीफेरा के जो जीव हैं उसे हम लोग स्पॉन्ज भी बोलते हैं, ठीक है, स्पॉन्ज भी बोलते हैं। जो पोडीफेरा के जीव होते हैं उनके अंदर टिश्यू नहीं होता है, और जब टिश्यू नहीं है यानी उत्तक नहीं है, तो डेफिनेटली इनके पास अंग नहीं है, अंग तंत्र नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। केवल और केवल क्या है, सेल्स हैं। सेल्स मिलकर के टिश्यू का निर्माण नहीं करते हैं, केवल कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की संरचना है, नेटवर्क है, बाकी इनमें कोई उत्तक का निर्माण नहीं होता है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, कोशिकीय संगठन है। यहाँ देख लो, जो फाइलम पोडीफेरा है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने होंगे। मेनली क्या होते हैं, मरीन होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉन्ज है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला, ये नाम ध्यान में रखिएगा। स्पॉन्जिला जो है ये ताजे जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो जो पोडीफेरा के जीव हैं उससे हम लोग स्पॉन्ज बोलते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये चलते नहीं हैं, किसी आधार के साथ ये बस चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं। ये अचल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इनके पूरे बॉडी पर क्या होता है, छेद होता है। इनके पूरे बॉडी पर पोर्स होते हैं, इसीलिए नाम है पोडीफेरा। पोडीफेरा बोले तो इनके पूरे बॉडी पर क्या होते हैं कि होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम लोग ऑस्ट्रिया बोलते हैं। ऑस्ट्रिया प्लूरल वर्ड है, ऑस्ट्रियम सिंगुलर वर्ड है। तो जो पोर्स होते हैं उससे तो हम लोग ऑस्ट्रिया बोलते हैं। और ये जो आपको ओपनिंग दिख रहा है यहाँ पर, इसे हम लोग ऑस्क्यूलम बोलते हैं, ऑस्क्यूलम। तो जो पोर्स हैं उसे ऑस्ट्रिया बोलेंगे, जो ये ओपनिंग है इसे ऑस्क्यूलम बोलेंगे। तो होता क्या है कि ये तो जलीय जीव है, जो कुछ भी इनको मिलना है पानी से मिलना है, जैसे ऑक्सीजन है, कोई फूड है, तो इस पोर से अंदर की ओर जाएगा और इस ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकल जाएगा। मतलब पानी इस पोर से अंदर की ओर जाएगा और इस ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इनमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। जो इनकी बॉडी है वो बाहर से कवर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल है। उत्तक इनमें नहीं है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, केवल कोशिकाओं का संगठन है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि जो फाइलम पोडीफेरा है और फाइलम निडेरिया है, इन दोनों को छोड़ दो तो बाकी जितने भी फाइलम है, सारे के जीव जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। माफ करना, सारे जो जीव होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। पोडीफेरा और निडेरिया के जीव जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, द्यूकोडिक होते हैं, हिंदी में बोलेंगे द्यूकोडिक होते हैं। और ये क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। इनमें कोई देह गुहा नहीं है, साथ में इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, इनमें कोई सिमेट्री नहीं है।
तो देखते हैं यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है। स्पंज के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। सभी जलीय और अचल होते हैं, सही है। सारे के सारे एक्वाटिक होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब अचल होते हैं। कोशिकीय स्तर संगठना है, तो ये भी सही है। पुनर्जनन की क्षमता होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें पुनर्जनन की क्षमता होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन है इनके पास। ये द्विपार्श्व सममित बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर होती है। मैंने आपसे कहा सिमेट्री इनके अंदर होती ही नहीं है, इनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणिक होते हैं, गलत हो जाएगा। पोडीफेरा ऑर्निडेरिया द्विकोणिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, यही हमारा आंसर है। और साथ में इनमें कोई वास्तविक देहगुहा नहीं होती है। निम्न में से कौन गलत सुमेलित है? ऑक्जेनोमीटर पौधों की वृद्धि दर मापता है, सही है। टैकोमीटर शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति, जैसे यहाँ देखो ये जो यहाँ पर घूम रहा है, तो 1 मिनट में कितने बार घूम रहा है, रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने बार घूम रहा है, इसको मापता है कौन? टैकोमीटर। एरोमीटर गैस का घनत्व मापता है। फैदोमीटर ऊंचाई मापता है, ये कहना गलत हो जाएगा, यानी डी हमारा आंसर। फैदोमीटर गहराई मापता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए ऑल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऋग्वेद में वर्णित सोम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सोम, ऋग्वेद में सोम के बारे में आपने पढ़ा होगा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल जो है, उनमें जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो इंद्र भगवान हैं उनको सोम रस प्रिय है। ऋग्वेद में जो इंद्र भगवान है उनको सोम रस प्रिय है, सोम रस पीना पसंद है। तो ये जो सोम है, जो उस समय का प्लांट हुआ करता था, आज के डेट में हम इसे एफिड्रा के नाम से जानते हैं। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये एफिड्रा जो है, इसका इस्तेमाल जो है अस्थमा की दवा बनाने में किया जाता था। ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। जो एफिड्रा है ये जिम्नोस्पर्म है, ध्यान में रखिएगा, जिम्नोस्पर्म है जिसका उपयोग अस्थमा के इलाज में किया जाता था। ऋग्वेद में इसे सोम कहा गया है। ऋग्वेद में ऐसा मेंशन है कि जब ऋग्वेदिक काल में बच्चा कोई जन्म लेता था तो उसको सबसे पहले सोम रस पिलाया जाता था। तो ये सोम जो है वो आज के डेट में एफिड्रा है। सिनकोना ये एक पुष्पी पादप है। इसके छाल से कुनैन या फिर क्यूनिन प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। यूकेलिप्टस ये सबसे लंबा पुष्पी पादप है, यानी कि टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। और वुल्फिया जो है ये सबसे छोटा पुष्पी पादप है, ध्यान में रखना, पुष्पी पादप एंजियोस्पर्म। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वुल्फिया। सिनकोना आपने पढ़ा होगा, सिनकोना का जो पेड़ है ये दुनिया का सबसे लंबा पेड़ होता है, और ये है जिम्नोस्पर्म। सिर्फ सवाल ये रहा कि दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन है, तो आंसर सिनकोना होगा। निम्न में कौन एक क्रिस्टलीय ठोस है? कौन एक क्रिस्टलीय ठोस है? देखिए ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं उसी को अमॉर्फस बोलते हैं। तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक ये अमॉर्फस है। एमॉर्फस बोल दो, या फिर अक्रिस्टलीय बोल दो, या फिर नॉन क्रिस्टलाइन बोल दो। आंसर हमारा डी हो जाएगा। हमसे पूछा है क्रिस्टलीय ठोस है। क्वार्ट्ज जो है ये क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं क्वार्ट्ज ग्लास ये क्या है, तो ये एमॉर्फस है, नॉन क्रिस्टलाइन है। और याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन है या फिर अमॉर्फस ठोस कौन है, तो ग्लास, रबर, प्लास्टिक, इन्हीं 3 में से कोई आपको एक एग्जाम्पल दिखेगा। जब भी ये सवाल पूछा जाता है तो इन्हीं 3 में से एक विकल्प होता है। तो ये अच्छे से आप ध्यान में रखें, डी हमारा आंसर। निम्न में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? स्पाइडर है, मिलीपीड है, सेंटीपीड है, ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई मतलब तितली, एक तो तितली ये है, बटरफ्लाई एक और टाइप की जो तितली होती है उसको ही ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। तो स्पाइडर के पास जो है 8 पैर होते हैं, ये याद रखिएगा। जो मकड़ी है उनके पास 8 पैर होते हैं। ड्रैगन फ्लाई या फिर ये बटरफ्लाई इनके पास 6 पैर होते हैं। जो मिलीपीड है इनके पास 400 तक पैर हो सकते हैं। और सेंटीपीड जो यहाँ पर है तो इनके पास भी बहुत पैर होते हैं, लेकिन मिलीपीड से कम पैर होते हैं इनके पास। तो हमारा आंसर यहाँ पर मिलीपीड हो जाएगा, बी। ये एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है, तो मिलीपीड सेंटीपीड में आपको मिलीपीड के साथ जाना है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, हम लोगों ने अभी देखा कि जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं, तो ए बराबर प्रोटॉन की संख्या या फिर परमाणु संख्या साथ में न्यूट्रॉन की संख्या।
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। ए हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हैं। ठीक है, ए हमारा सही है, बाकी ये सारे गलत हैं। युमामी क्या है? ठीक है, यहाँ पर वाई काट दो, केवल इतना है। युमामी क्या है? तो ये स्वाद का एक प्रकार है, काइंड ऑफ फ्लेवर। ए हमारा आंसर हो जाएगा। जो युमामी है वो स्वाद का ही एक प्रकार है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड आपने सुना होगा। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए महिलाएं जाती है, उनमें अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। जो एम्ब्रियो होता है गर्भाशय में, उसके डेवलपमेंट को चेक करने के लिए कि जो एम्ब्रियो है वो सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सब को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल होता है। एक्स किरण, एक्सरे का इस्तेमाल, जैसे कि बोन फ्रैक्चर को पता करना हो, बॉडी में बुलेट लगी हो उसको देखना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक्सरे का इस्तेमाल होता है। माइक्रोवेव का इस्तेमाल इस माइक्रोवेव ओवन में होता है। माइक्रोवेव के इस्तेमाल से ही जो क्रिकेट आप देखते हो उसमें बॉल की जो स्पीड बताई जाती है कि एक बॉलर ने कितनी की स्पीड से बॉल डाली है, तो स्पीड भी रडार के मदद से पता की जाती है, वहाँ पर भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, इसका इस्तेमाल जो है वाटर प्यूरिफिकेशन में बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। साथ में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे सर्जरी की जाती है, उन सबको स्टेरलाइज करने में ये अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल होता है। हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है, कौन सा एक राइजोम का उदाहरण है? कैरोट और स्वीट पोटैटो, ये दोनों तो रूट्स हैं, जड़ों के रूपांतरण है। गार्लिक है, उसके बाद ओनियन है, ये शल्क कंद के उदाहरण होते हैं, यानी कि बल्ब के उदाहरण है। गिंगर और टर्मरिक, अदरक और हल्दी, ये राइजोम के उदाहरण होते हैं। तो लहसुन और प्याज ये शल्क कंद है, यानी कि बल्ब है। अदरक और हल्दी ये राइजोम के उदाहरण है। गाजर और शकरकंद ये जड़ों के रूपांतरण है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइजोम पूछा था तो डी हमारा राइट आंसर। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जाती है तो किसी वस्तु का आभासी भार अपने वास्तविक भार से, लिफ्ट क्या है? किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, यानी उनके वेग में क्या है कि परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन है तभी त्वरण है। तो किसी त्वरण से अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति है उसको अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जनरली उसका भार mg था, लेकिन इतने से भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। वहीं अगर लिफ्ट किसी त्वरण से नीचे की ओर आ रही है तो उसे अपना भार कम प्रतीत होता है, इतने से कम प्रतीत होता है। एक्चुअल भार ये है, लेकिन इनमें से देखो कुछ माइनस हो रहा है, तो इतने से कम प्रतीत होता है। तो ऊपर की ओर जा रही है किसी त्वरण के साथ तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर नीचे की ओर आए किसी त्वरण के साथ तो घटा हुआ प्रतीत होता है। डैश की त्वचा शरीर की सर्वाधिक मोटी त्वचा होती है। तो हमारे हथेली और तलवे की जो त्वचा होती है वो सबसे मोटी त्वचा होती है, और सबसे पतली त्वचा होती है पलक के चारों ओर की त्वचा और आंख के नीचे की त्वचा। इन दोनों स्थानों की जो त्वचा है वो सबसे पतली है हमारे बॉडी के अंदर, और सबसे मोटी त्वचा है हथेली और तलवे की त्वचा। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, ये फॉर्मूला होता है। m का मान 40 है, g का मान 10 है, h का मान 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2000 जूल। सवाल को देखते ही आप ए विकल्प और सी विकल्प काट सकते थे, क्योंकि जो वाट है ये शक्ति का ऐसा मात्रक है, ना कि ऊर्जा का। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, तो या तो आंसर 2000 होता है या 200 होता है। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2000 जूल। तो ये हमारा सेट नंबर 7 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।